हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता चौकन पर स्वागत है। तो कल हमने क्या किया था? हमने किया था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या थी? टू अप्रोचेज थी। वन थी जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। सेकंड थी हमारी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आज हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है तो क्या पाया जाता है? डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड भी पाई जा सकती है। क्योंकि ये किसकी थ्योरी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और ये किसकी थ्योरी है? केंजियन थ्योरी हम स्टडी कर रहे हैं। तो केंज क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर एग्जिस्ट हो सकता है? मे बी एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। तीन फॉर्म में हो सकता है। पहला हमारा क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तीनों ही सिचुएशन में हो सकता है। तो जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर दूसरी दो सिचुएशन है तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा? या पर तो डेफिसिट डिमांड पाई जाएगी या एक्सेस डिमांड पाई जाएगी। तो अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो डेफिसिट डिमांड है वो एक्सेस डिमांड है वो है क्या। तो इसको डेफिसिट डिमांड या एक्सेस डिमांड को स्टडी करने के दो तरीके हैं। एक तो हम किस तरीके से एडी एंड एएस के हिसाब से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, एडी एंड एएस अप्रोच। दूसरी क्या है? प्लान डिमांड एंड एक्चुअल डिमांड के हिसाब से। तो प्लान डिमांड एंड एक्चुअल डिमांड अप्रोच से हम क्या बता सकते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या है या डेफिसिट डिमांड क्या है। तो अब हम करते हैं एक्सेस डिमांड। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment। तो यहाँ हम किसके हिसाब से लेते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से लेते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? एक्सेस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? तो एग्रीगेट डिमांड हमारा और एग्रीगेट सप्लाई, तो जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है हमारा, एग्रीगेट डिमांड क्या है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? प्लान्ड प्रोडक्शन। तो ये दोनों क्या होते हैं? इसमें हमारा जितना जो प्रोडक्शन करने की प्लानिंग की गई है उससे जो हमारी डिमांड की प्लानिंग है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो उस समय हमारी क्या होती है? एक्सेस डिमांड। दूसरा हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारी प्लान डिमांड है वो उससे क्या हो जाती है? एक्चुअल डिमांड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। प्लान डिमांड से क्या हो जाती है? एक्चुअल। प्लान डिमांड कौन सी है? जो हमने एक ये किया कि मार्केट में जाकर मैं इतना खरीदूंगा। फॉर एग्जाम्पल समझ, मैंने ये सोचा है कि दिवाली पर मैं शॉपिंग करने गई तो मैं 10 यूनिट्स लेकर आऊँगी, लेकिन मार्केट की सिचुएशन को देखा, वहाँ पर देखने के बाद वहाँ से मैं 20 खरीद के ले आती हूँ। तो ये हमारी क्या होगी? एक्चुअल डिमांड। ये थी मेरी प्लान डिमांड कि 10 आइटम्स खरीदने की मैंने प्लानिंग की थी, लेकिन मार्केट में जाकर मैंने 20 आइटम्स खरीद लिए। तो ये मेरी क्या है? एक्चुअल डिमांड। तो उसमें ऐसे में भी हम एक्सेस डिमांड किसको कहते हैं? जब हमारी जो प्लान डिमांड होती है उससे एक्चुअल डिमांड क्या हो जाती है? हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं या यहीं पर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड। तो ये तो हमारी क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई करो होता है जो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। ये हम कर चुके हैं। ये जीरो से स्टार्ट होने का, ओरिजिन से स्टार्ट होने का इसका क्या रीजन है? तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ये हमारा ओ है, ये ओ एक्स है, ये हमारा ओ वाई लेवल है। अब हमारी क्या है? ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, प्लान, जो मैंने प्लान की है कि मुझे मार्केट से 10 आइटम खरीदने हैं, लेकिन मार्केट में जाकर मैंने वहाँ की सिचुएशन देखी कि वहाँ पर छूट है, कोई और है। वहाँ जाने के बाद मेरा मन बदलता और मैं 20 आइटम्स खरीद लाती हूँ। तो ये मेरी क्या है? एग्रीगेट डिमांड ए एक्चुअल। तो यहाँ पर पहला इक्विलिब्रियम कहाँ था? इक्विलिब्रियम तो वही, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेम। कहाँ पर होगा? जहाँ एडी इज इक्वल टू ए एक्स, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वहाँ पर हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम तो यहीं पर है। पहला ओ वाई लेवल था इनकम का। अब इक्विलिब्रियम
को ई से डिनोट करती है, E1 हो गया, सेकंड ये हो गया। तो ये हमारी एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये वाला जो गैप है ये हमारा क्या कहलाता है, इन्फ्लेशनरी गैप भी कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप की प्राइस राइज हो रही है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन्फ्लेशनरी गैप हमारा क्या है कि एक्चुअल जो प्लान होती है उसमें से जब हम क्या कर देते हैं, जो हमारी प्लान्ड डिमांड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। ये चीज़ हमारी इन्फ्लेशनरी गैप आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया कि हमारी क्या थी, एग्रीगेट जो एक्सेस जो है डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड हमारी प्लान है, ये एग्रीगेट डिमांड हमारी कौन सी है, एक्चुअल है। एक्चुअल में हमने उससे ज़्यादा कर ली और कहाँ पर लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के हिसाब से लेते हैं। अब मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम है, 3 सिचुएशन में हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इससे भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और इसके बाद भी हमारी क्या हो रही है, जो एक्चुअल डिमांड है वो ज़्यादा है। तो जो हमारी प्लान डिमांड से एक्चुअल डिमांड बढ़ जाती है, तो ये सिर्फ क्या हो रही है, प्राइस राइज दिखा रहे हैं, ई से E1 पर जब हम जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, सिर्फ क्या बढ़ रही है, ओनली प्राइसेस राइज हो रही हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम भी दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसकी जो काजेज ऑफ एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड क्यों हुई, ये फालतू की डिमांड क्यों की हमने, तो इसके हैं इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन की, प्राइवेट लोगों ने अपने कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, जो इन्वेस्टमेंट पर खर्चा था वो बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं से तो इन्वेस्टर भी खरीदते हैं उसको, वो हो गया। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी जो सामान खरीदती है उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है कि रोड बना रही है हमारे लिए, हॉस्पिटल बना रही है, वो सामान भी तो वो कहीं से खरीदती है, तो वो खर्चा गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा कर रही है। इंक्रीज इन डिक्रीज इन टैक्स कि टैक्स घटा रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास 1000 रुपये थे जिसको मैंने सोचा था कि मुझे खर्च करने हैं, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, 100 रुपये टैक्स लगा दिया, तो मेरे पास कितने रुपए बचे, 900 रुपये बचे, जिससे मैं प्लान कर सकती हूँ कि मुझे क्या खरीदना है। अब क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स घटा के यहाँ सिर्फ 10 रुपये रख दिया, तो अब मेरे पास क्या है, 990 रुपये बच गए। अब मेरी प्लान जो डिमांड है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो टैक्स का डिक्रीज होना भी इसका एक मेन कारण है। फिर है हमारा जो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज होना, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, हमने ज़्यादा बनाया, वो हमने क्या किया, अदर कंट्रीज जो फिरंगी हैं उनको भेज दिया, बेच दिया, तो उसके फलस्वरूप क्या आया, मनी आई, किसकी पॉकेट में, हमारी पॉकेट में आई। उससे हमने क्या किया, डिमांड की, तो हमारी जो डिमांड का लेवल है वो क्या हो गया, राइज हो गया, किसके कारण, एक्सपोर्ट के कारण। और इसमें एक हम लिखेंगे डिक्रीज इन इंपोर्ट, क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज इन इंपोर्ट कि जो वस्तु हम दूसरे देशों से आयात करते थे वो आयात करनी हमने क्या कर दी, कम कर दी। क्यों, क्योंकि उसी वस्तु जैसा काम करने वाली यानी उसका सब्स्टिट्यूट हम क्या कर रहे हैं, अपने ही देश में बना रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हमने सर्च कर ली। तो जो पैसा हमारा दूसरे देश में जाता था, फिरंगियों के पास जाता था, वो अब क्या रहेगा, हमारे ही पास रहेगा, और हमारे ही साधनों को हमारे देश में उसका सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ लगी, तो हमारे लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, जिससे उनको इनकम मिली, इनकम मिली तो डिमांड हुई। तो ये हमारी एक्सेस डिमांड के कॉजेज हैं कि क्या कारण थे कि ये एक्सेस डिमांड हमारी हुई, कि प्लान और एक्चुअल डिमांड में डिफरेंस आया कि एक्चुअल डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसके यही हमारे कारण है। फिर इसका हमारा इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन होगी, कि अब पता है कि लोगों की डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है, राइज हो रही है, तो प्रोड्यूसर क्या कर देते हैं, उनकी प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल्स मान लो हम घूमने गए हुए हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर हम चढ़े हुए हैं, मंसूरी जैसे शिमला वगैरह, हम जहाँ भी पहाड़ी एरिया में हरिद्वार वगैरह गए हैं, तो वहाँ पर हम ऊपर चढ़ के खाना खाने की सोचते हैं। उनको पता है घूमने आए हैं, इनकी डिमांड है, तो वहाँ पर जो नीचे प्लेट नॉर्मल 50
50 रुपए की मिल जाती, वहाँ पर उसी के रेट क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, 100 रुपये कर देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ जो बंदे आए हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो पैसा खर्च करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ उस चीज़ की प्राइस क्या हो जाती है, अप हो जाती है। उसी प्रकार से घूमने के लिए गर्मी की छुट्टियाँ में सभी लोग क्या हो जाते हैं, घूमने जाते हैं, मंसूरी वगैरह, होटल वगैरह किराए नॉर्मल डेज की तुलना में उस समय क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि डिमांड क्या हो गई है, अप हो गई है। तो इसका यही इफेक्ट होता है कि हमारी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ने के कारण वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर क्या कर देते हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये था, अब वेज लेवल है वो भी क्या हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो इसके क्या हुए, इफेक्ट हुए। तो ये तो था हमारा एक्सेस डिमांड का टॉपिक हमने किया था। अब हमारे पास क्या रहता है, डेफिसिट डिमांड। तो हम अपना टाइम बचाते हैं और इसी से हम क्या करना चाहेंगे, डेफिसिट डिमांड कहेंगे। तो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर की जगह मैंने लिख दिया लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। या आप इसको कैसे कहोगे कि जो प्लांट एग्रीगेट डिमांड होती है, प्लांट होती है वो तो क्या है हमारी ग्रेटर है, किससे, एक्चुअल से, एक्चुअल की जो प्लानिंग की है हमने, वो सोचा था हमने कि मैं मार्केट जाऊंगी और 20 यूनिट खरीदूंगी, लेकिन मार्केट की कंडीशंस देखी और वहां गए तो सिर्फ हम 10 यूनिट ही खरीद के लाए। तो एक्चुअल में प्लानिंग तो हमने क्या की थी, बहुत ज़्यादा सामान खरीदने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो हम लेके आए वो क्या था, हमारा बहुत कम लेके आए। तो ये है हमारा। अब इसी डायग्राम्स के द्वारा हम बनाएंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमारा टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। एडी, ये हमारा कौन सी एडी है हमारी, ये एडी है हमारी प्लांट, ये एडी है हमारी एक्चुअल। तो यहाँ वाई का इनकम का लेवल Y1 था, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल है, और ये हमारा E1 सेकंड इक्विलिब्रियम लेवल है। तो यहाँ क्या होता है हमारा कि जो प्लांट जो हमारी एग्रीगेट डिमांड थी वो ज़्यादा थी, प्लानिंग ज़्यादा खरीदने की थी, लेकिन खरीदा हमने कम है, तो वो एक्चुअल जो है हमारी डिमांड है वो कम रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा। पहले में इन्फ्लेशन हुआ था, प्राइस राइज हुई थी, इसमें क्या होगा हमारा डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा, ये प्राइस क्या होंगी, नीचे चली जाएंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि डेफिसिट डिमांड है, डिमांड क्या रहेगी हमारी, कम रह गई, जो वास्तव में हमने प्लानिंग की थी उससे कम हमारी डिमांड रही है। तो इस प्रकार इसको इस साइड से भी हम मेजर कर सकते हैं, इस साइड से भी मेजर कर सकते हैं। तो इसके फिर हमारे क्या है, काजिज क्या है, काजिज जहां पर हमने इंक्रीज शब्द लिखा था वहां मैं क्या लिख देती हूँ, डिक्रीज लिख देती हूँ, डिक्रीज, और यहाँ पर डिक्रीज था वहां पर मैंने लिख दिया इंक्रीज। तो देखो अब क्या है हमारा, डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन, कि प्राइवेट लोगों का जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। फिर है डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी हमारे क्या हो गए, कम हो गए हैं, कि जितना हम दूसरे देशों से बेचते थे वहाँ से हमारे पास मनी आती थी जो हम खर्च करते हैं, अब मनी बहुत कम आती, आ ही नहीं रही, तो हम खर्च कैसे करें, तो हमारी डिमांड उसके कारण भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर हमारा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, जो हमारे पास पैसा था जिससे हम डिमांड कर सकते हैं वो पैसा तो हमारा किसके पास चलेगा, दूसरे देश के, और मल्टीप्लायर ने इफेक्ट कहाँ पर किया, अदर कंट्रीज में, हमारे पास उसका इफेक्ट क्या होगा, कम हो गया, तो हमारी डिमांड कम हो गई। फिर इंक्रीज इन टैक्स, अब सरकार ने क्या कर दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था कि सरकार ने हमारे 1000 रुपये टैक्स, 1000 रुपये इनकम थी, 100 रुपये हम पर टैक्स लगा था, तो अब हमारे पास क्या बचा है, 900 रुपये बचा है। तो ये क्या हो गया हमारा, पहले हमारे पास 900 रुपये था,
इनकम बच जाती थी। अब सरकार उस टैक्स की मात्रा को बढ़ा देती है, या हम पहले कह सकते हैं कि पहले हमारे पास 990 रुपये बचते थे खर्च करने के लिए, अब सरकार ने 100 रुपये इस पर टैक्स लगा दिया तो अब 900 रुपये बचते हैं। तो ये सरकार ने टैक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कि पहले हमारे पास 990 रुपये बचते थे, सिर्फ हमारे पास कितना था 10 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता था, अब हमें 100 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता है। तो हमारे लिए जो डिमांड करने के लिए मनी है वो क्या बची है, कम बची है। तो इसका ये कारण है। फिर इसके इफेक्ट क्या होंगे, तो इफेक्ट तो ये होंगे कि एक तो प्राइस क्या हो जाएगी गिरना, क्योंकि जब प्लांट जो हमारी डिमांड है वो क्या है हमारी ज़्यादा थी और एक्चुअल में क्या रह जाती, उससे कम रह जाती, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी प्राइस का गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। दूसरा, अनवांटेड स्टॉक क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। प्रोड्यूसर ने चाहा नहीं था, उसने प्लानिंग की थी कितना बिक जाएगा, लेकिन उसकी प्लानिंग के विरुद्ध क्या हो जाएगा, अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। जितना अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा होगा उतनी उसको क्या करनी पड़ेगी, उसके ऊपर कॉस्ट करनी पड़ेगी। कॉस्ट कैसे करनी पड़ेगी कि उनको रखने के लिए बड़ा सा गोदाम चाहिए, फिर उनको डस्टिंग करने के लिए एक सर्वेंट चाहिए जो उसको हर रोज झाड़ पोंछ सके, वरना वो खराब हो जाएंगी। तो इस प्रकार से वो जितना अनवांटेड स्टॉक जितना ज़्यादा होगा वो प्रोड्यूसर के लिए एक बड़ा लॉस होगा। तो ये इसके हमारे क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। तो अब हम कर रहे हैं कि इन्हीं 3 चीज़ों को, कि केंज ने का क्या कहा था कि 3 सिचुएशन हो सकती हैं। कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है इक्विलिब्रियम की, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम, तो हमने कहा था कि वहीं पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, परंतु हमने अब देखा कि डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी पाई जाती हैं, तो जिनके कारण हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है। आउटपुट या इनकम या आप लेबर ले सकते हो, क्योंकि इनका सेम मतलब है कि यहाँ पर हमारे, तो ये हमारी क्या है, एडी है, सॉरी एएस है, एग्रीगेट सप्लाई है, और ये हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, और एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। तो यहाँ पर ओ क्यू मात्रा पर का आउटपुट होगा और इकोनॉमी में क्या पाया जाएगा, इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, जितना प्रोड्यूसर ने प्लान किया था उतना ही हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड जो प्रोडक्शन है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। नो एक्सेस कैपेसिटी, जितना बनाया था उतना बिक गया है। तो यहाँ क्या है, हमारा सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया गया है। तो सभी रिसोर्सेज को हमने क्या कर लिया, फुली यूटिलाइज कर लिया है। यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज थे जो विलिंग थे किस पर, प्रीवेलिंग वेज रेट पर काम करने के लिए, उन सबको क्या मिल गया है, काम मिल गया है। कोई भी रिसोर्सेज हमारा अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये तो था हमारा कि हमारे क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम है किस पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। कई बार इसी डायग्राम को इस प्रकार भी बनाया जाता है, बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं कि ये एग्रीगेट सप्लाई का लेवल है और ये एग्रीगेट डिमांड। ये किंक क्यों बनाया गया, वो किंक के अकॉर्डिंग इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाना होता है, एडीएफ। तो एडीएफ क्या है, हमारा एग्रीगेट डिमांड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को दिखाने के लिए ये इसलिए दिखाया गया कि इस लेवल के बाद सप्लाई क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। केन्स क्या कहते हैं कि जब तक पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता तब तक जिस अनुपात में आप क्या बढ़ाते हो, रोजगार को बढ़ाते हो, उसी अनुपात में क्या बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, इसका मतलब पूर्ण रोजगार से पहले। लेकिन पूर्ण रोजगार के बाद
सप्लाई तो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्णतया बेरोजगार हो जाएगी, उसको हम नहीं बढ़ा सकते। तो ये पूर्ण रोजगार के बाद के का सप्लाई कर्व दिखाया गया, इसलिए ये दिया गया है। तो हम यहीं पर हमने क्या लिखा, फुल एम्प्लॉयमेंट दिखा, मोस्टली सप्लाई का से हम इस प्रकार, तो चाहे आप इस प्रकार बनाओ इस प्रकार बनाओ, कोई सा विरोध नहीं होगा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। फिर इसको आप ऐसा भी बना सकते हो कि यहाँ जो है एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है और प्लांट जो एग्रीगेट डिमांड है, दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट जो हम लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड अंडर, ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर इस तरह से हमारा आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। अब हमारा क्या है कि ये तो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर सभी रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है, फुली एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम तो कई बार क्या होती है, डेवलपिंग कंट्री है, इवन इफ वेल्थ कंट्री भी कई बार रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो यहाँ क्या पाई जाती है, एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। तो जिस प्रकार से प्रोड्यूसर ने प्लान किया है कि कैपेसिटी तो क्या है कि वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसने प्लानिंग कर ली कि वो 100 यूनिट प्रोड्यूस न करके सिर्फ कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 80 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो 20 एक्सेस कैपेसिटी अभी भी है, ये 20 यूनिट और प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन उसने प्लान ये किया है, उसने प्लानिंग बना ली कि वो 80 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर डिमांड भी क्या है, एग्रीगेट डिमांड भी 80 की है, तो 80 की ये दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम तो हो गया, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। तो हम यहाँ जो दो प्रकार की हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री को तो हम देखते ही नहीं, हमने कहा था उसको तो हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार। लेकिन यहाँ पर हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इसमें तो थी ही इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जितना भी विलिंग थे, प्रीवेलिंग वेज रेट, वो सबको काम मिल गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारा जो आउटपुट का लेवल है वो ओ क्यू है, तो ओ क्यू क्यू 1 या OL और L1 लिख सकते हैं। LL1 रिसोर्सेज अभी भी क्या है, बेरोजगार हैं, वो अभी भी काम करने के इच्छुक हैं। ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको अभी भी काम की जरूरत है, प्रीवेलिंग वेज रेट पर ये वर्क चाहते हैं, लेकिन उनके वर्क नहीं मिल रहा। तो यहाँ हमारा ऐसा होता है। तो यहाँ हमारा क्या है, ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी जो डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड से क्या रह जाती है, कम रह जाती है। कि हमारी डिमांड क्या है, ये जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड उससे कम रह जाती है। तो इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि जो हमारी एक्चुअल डिमांड है वो कम है और प्लान डिमांड है वो ज्यादा है। एक्चुअल डिमांड कम है, प्लान डिमांड ज़्यादा है, तो इसको हम डेफिसिट डिमांड कहा था। उसका दूसरा नाम क्या है हमारा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम तो वहाँ पर होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर, वो किसी लेवल पर भी क्या हो सकती है, बराबर हो सकती हैं। इसको आप इसी तरह से, मैंने कहा था ना, आप इस तरह से बनाना चाहो तो वो आपके लिए क्या है, किंक है, इस पर डिमांड करो बिल्कुल किंक पर से, कि यहाँ पर क्या होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए बनाना। ADF फुल एम्प्लॉयमेंट, ADU अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप की प्राइस लो हो रही है, इसके कारण हमारा, तो ये था हमारा। अब है हमारा बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, या आप कह लो इसको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, इनकम या एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा आउटपुट, इनकम और लेबर, इस साइड हमने लिया। अब हम क्या कर रहे हैं
कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल एग्रीगेट डिमांड की फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे भी हमारी क्या है, डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पर सभी साधनों को क्या है, सभी साधनों को क्या है, पूर्ण रोजगार है। लेकिन पूर्ण रोजगार के बाद प्रोडक्शन तो बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन डिमांड तो बढ़ ही सकती है। तो डिमांड बढ़ गई, उसके कारण क्या हो गया, ये हमारा एक कौन सा केस है, एक्सेस डिमांड वाला, जो अभी हमने किया था एक्सेस डिमांड में। तो यहाँ पर जो हमारी है प्लांट जो डिमांड थी और एक्चुअल डिमांड थी, एक्चुअल डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्लांट डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो इसको आप प्लांट डिमांड भी कर सकते हो और ये हमारी क्या होगी, एक्चुअल डिमांड हो गई। या हम कहेंगे कि हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण रोजगार के लिए जितनी डिमांड थी उससे भी ज़्यादा मिल जाती है। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्राइस राइज होती है, प्रोडक्शन के लेवल में कोई भी इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पर हम के पहले ही क्या कर चुके हैं, सभी साधनों का फुली एम्प्लॉयड कर चुके हैं, उनका सभी साधनों का पूर्णतः हम प्रयोग कर चुके हैं। तो नो एक्सेस कैपेसिटी, तो एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, ओवर हम तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कर चुके हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज होगी। तो ये हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। तो इसको हमने बताया था कि आपको ये डायग्राम इजी लगेगा, तो मेन तो होता है हमारा ये, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से बना देते हैं कि एग्री, तो ये गलत नहीं है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, आप ये एग्रीगेट डिमांड लेते हो, कौन सी, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, ये एग्रीगेट डिमांड लेते हो, ई से एक्सेस डिमांड है, फालतू डिमांड होगी। तो ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, इन्फ्लेशनरी ADE माइनस ADF, तो ये AB है, ये हमारा क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप। OL लोग थे या OL जो रिसोर्सेज थे वो फुली इम्प्लॉयड थे, उसके बाद भी यदि हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, प्राइस राइज होगी। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू केन्ज द इक्विलिब्रियम कैन बी एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। हमारा कौन सा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों ही सिचुएशन में हो सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है AD इज टू AS, वो कहीं भी बराबर हो सकती है। जरूरी नहीं कि जिस प्रकार क्लासिकल मानते थे, क्लासिकल क्या कहते थे कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो सिर्फ वन सिचुएशन में हो सकता है जहां पर सिर्फ क्या पाया जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाए। लेकिन केन्ज के अकॉर्डिंग ऐसा नेसेसरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो रेयर केस है, बाई चांस हो सकता है। मोस्टली जो सिचुएशन पाई जाती है वो हमारी क्या होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों ही इकोनॉमी में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो वो सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है। हमारा मेन मकसद तो क्या होता है, मेन मकसद होता है कि ना डेफिसिट डिमांड हो ना एक्सेस डिमांड हो। हम क्या चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को अपनाएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स।